Namaskar and welcome at my new channel Hind Gurukul Edu 7. This is part 8 of pronoun. Before this, part 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 have been uploaded already. तो पहले उसे जाकर जरूर देखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। Today we will see the use of relative pronoun. Relative pronoun क्या होता है? Let's see. Relative pronoun express relation with nouns used before it. देखिए जो relative pronoun होते हैं वो इसके पहले जो noun यूज किया जाता है उसके साथ जो रिलेशन है उसको एक्सप्रेस करता है एंड कनेक्ट टू सेंटेंस। तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या है? इसके पहले यूज हुए नाउन के साथ ये रिलेशन दिखाता है और साथ में दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है। आल्सो नोन एज कनेक्टिव प्रोनाउंस और कंजक्शन। तो रिलेटिव प्रोनाउन को कनेक्टिव प्रोनाउंस या कंजक्शन भी कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या होता है? Who, which, that, as, but, what. ये रिलेटिव प्रोनाउन है। Let's see what is antecedent here. Noun or pronoun used before relative pronoun is called antecedent. यानी कि जिस नाउन से रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन एक्सप्रेस करता है, जो नाउन रिलेटिव, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके पहले जो नाउन यूज़ होता है उसी नाउन से ये अपना रिलेशन दिखाता है और उसी नाउन या प्रोनाउन को एंटीसीडेंट कहा जाता है। तो जिस नाउन या प्रोनाउन से ये अपना रिलेशन दिखाता है उसी को एंटीसीडेंट कहते हैं। तो ये आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, जिसका काम है रिलेशन दिखाना किससे? उस नाउन से जो इसके पहले यूज़ होता है और साथ में दो सेंटेंस को कनेक्ट करना। और वो नाउन प्रोनाउन जिसके बारे में ये जिससे रिलेशन दिखाता है उसे एंटीसीडेंट कहते हैं। रूल नंबर 1, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट एज सब्जेक्ट ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास। अब देखिए जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उसमें हु, विच, दैट ये तीन रिलेटिव प्रोनाउन हैं जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। सी द एग्जाम्पल हेयर, दिस इज द हाउस विच इज मेड ऑफ ओल्ड ब्रिक्स। ठीक है, पहले तो ये देख लीजिए कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता क्या है। जब दो सेंटेंस कनेक्टेड होते हैं तो उसमें से एक सेंटेंस जो होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है और दूसरा जो होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। अब प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? वो होता है जो अपने मीनिंग के लिए सेंटेंस के दूसरे पार्ट पे डिपेंड ना करता हो, उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। और वो सेंटेंस का वो पार्ट जो अपने मीनिंग को निकालने के लिए, अपने सेंस को क्लियर करने के लिए सेंटेंस के दूसरे पार्ट पर डिपेंड करता है, उसे सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल, दिस इज द हाउस विच इज मेड ऑफ ओल्ड ब्रिक्स। दिस इज द हाउस सेंटेंस का एक पार्ट हो गया, विच इज मेड ऑफ ओल्ड ब्रिक्स सेंटेंस का दूसरा पार्ट है। अब देखिए अगर दिस इज द हाउस है इसको निकाल दिया जाए तो विच इज मेड ऑफ ओल्ड ब्रिक्स इतने का कोई मीनिंग निकलेगा? नहीं निकलेगा। कोई सेंस क्लियर होगा? नहीं होगा। तो विच इज मेड ऑफ ओल्ड ब्रिक्स क्या हो जाएगा? सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। और दिस इज द हाउस सेंटेंस का ये जो पार्ट है इसको प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज कहेंगे। और सेंटेंस का ये पार्ट जिसका सेंस बिना इस पार्ट के न निकले उसे सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। और प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहेंगे? जिसका मीनिंग अपने आप में क्लियर हो जाए। तो ये तो रहा क्लॉज, सब ऑर्डिनेट और प्रिंसिपल क्लॉज की बात। अब देखते हैं यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट का यूज। तो दिस इज द हाउस विच इज मेड ऑफ ओल्ड ब्रिक्स। विच यहाँ पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और हमने क्या पढ़ा था कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? इसके पहले जो नाउन यूज हुआ है उससे ये संबंध दिखाता है। तो दिस इज द हाउस विच, कौन सा हाउस? विच, जो, ठीक है, संबंध दिखा रहा है। और साथ में क्या करेगा? दो सेंटेंस को यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज और
सबऑर्डिनेट क्लॉज को क्या कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यही तो हमको देखना था इस रूल में कि रिलेटिव प्रोनाउन कैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट बन गया। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसका सब्जेक्ट क्या है, विच है, और कोई सब्जेक्ट दिख रहा है नहीं, तो विच इस सबऑर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट हो गया। क्लियर। रूल नंबर 2, रिलेटिव प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या था, सबऑर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट था। अब यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज का ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ सब्जेक्ट था, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा। कैसे, सी द एग्जाम्पल, शी हैज़ अ टीचर होम शी रिस्पेक्ट वेरी मच। ठीक है, शी हैज़ अ टीचर, होम, टीचर यहाँ पे कौन है, ऑब्जेक्ट है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, अपने से पहले यूज किए गए नाउन से अपना संबंध दिखाता है, दिखा रहा है। शी हैज़ अ टीचर होम, टीचर होम, तो ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है और ये इससे रिलेशन दिखा रहा है और दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट था क्योंकि दिस इज द हाउस, ये सब्जेक्ट है, हाउस जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इससे विच का रिलेशन था तो ये सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे टीचर क्या है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, इससे होम का रिलेशन है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस। रूल नंबर 3, रिलेटिव प्रोनाउंस एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज के प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। सी द एग्जाम्पल, दिस इज द पेन विथ विच आई यूजुअली राइट। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, हम बताए थे कि उस सेंटेंस का वो पार्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो जिसकी मीनिंग जो है कंप्लीट नहीं निकलती, सेंस कंप्लीट नहीं निकलता है, वो दूसरे पार्ट पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पे विच आई यूजुअली राइट सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इसका जो प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यही ना हमने देखा था कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, प्रीपोजिशन, सबऑर्डिनेट क्लॉज के प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन विच है। रूल नंबर 4, दैट रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है। तो दैट इज यूज्ड फॉर पर्सन, थिंग इन नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ हु, हुम, विच। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करना सीखते हैं। इसका यूज पर्सन और थिंग दोनों के लिए करते हैं, ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस दोनों में करते हैं। और दैट का यूज हु, हुम, विच के जगह पे करते हैं। ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, इनके जगह भी दैट का यूज करते हैं। कैसे, दिस इज द टीचर दैट टॉट माई ब्रदर। दिस इज द टीचर दैट टॉट माई ब्रदर। अब इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज द टीचर हु टॉट माई ब्रदर। तो आप दैट यूज करिए तो भी सेंटेंस सही है, हु यूज करिए तो भी सेंटेंस सही है। तो चाहे आप हु लिखिए या दैट लिखिए, दोनों कंडीशन में सेंटेंस इज राइट। द चेयर दैट इज रेड इज माइन। ठीक है, द चेयर विच इज रेड इज माइन। तो यहाँ पर्सन के लिए दैट और हु आप यूज कर सकते हैं, यहाँ थिंग के लिए दैट या विच यूज कर सकते हैं। तो चाहे आप दैट यूज करें या विच यूज करें, दोनों ही सही है। लेकिन ये याद रखिएगा कि थिंग के लिए विच यूज करेंगे, पर्सन के लिए हु यूज करेंगे, यानी कि लिविंग बीइंग के लिए हु और नॉन लिविंग बीइंग के लिए विच। साथ में एनिमल वगैरह के लिए भी विच का यूज करेंगे। पॉजिटिव फॉर्म ऑफ दैट इज ऑफ विच, हुज। देखिए दैट का जब पॉजिटिव फॉर्म आपको लिखना होगा तो आपको ऑफ विच या हुज लिखना होगा। ऑफ विच थिंग के लिए, हुज पर्सन के लिए, लिविंग बीइंग के लिए। दिस इज द गर्ल हुज फादर टीचेस इन माई स्कूल। ठीक है, हुज हो गया किसके लिए,
दिस इज द गर्ल हुज, द गर्ल पर्सन के लिए हुज यूज करेंगे। और ये रिलेटिव प्रोनाउन किस सेंस में है? पॉजिटिव सेंस में है। तो दिस इज द गर्ल हुज फादर टीचर्स इन माई स्कूल, रिलेटिव प्रोनाउन हुज पॉजिटिव सेंस में है। किसका पॉजिटिव फॉर्म है? दैट का। द पेन ऑफ विच कलर इज रेड इज माइन, देखिए द पेन जिसकी कलर कैसी है? रेड है, वो मेरी है। तो यहाँ पे विच किसके लिए यूज हुआ है? पेन के लिए यूज हुआ है। पेन क्या है? नॉन लिविंग बीइंग है, तो उसके लिए ऑफ विच का यूज करेंगे, यहाँ पे बताया गया है। टू एंटीसीडेंट्स, एक मैन और एक एनिमल हो और ये कनेक्टेड हो एंड के द्वारा, तो दैट का यूज करेंगे। अब देखिए सेंटेंस में टू एंटीसीडेंट्स का यूज किया गया हो और उसमें से एक जो है पर्सन हो, मैन हो, और दूसरा एनिमल हो, और वो दोनों किससे कनेक्टेड हो? एंड से कनेक्टेड हो सेंटेंस में, तो उसके लिए दैट का यूज करेंगे। हु, हुम, विच का यूज गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल सी द एग्जाम्पल हियर, द गर्ल एंड हर डॉग दैट आई मेट हैव बीन किडनैप्ड। अब देखिए टू एंटीसीडेंट्स हैं, द गर्ल और उसकी डॉग, एक गर्ल हो गया, एक उसकी डॉग हो गया, और यहाँ पे दैट का यूज करेंगे, बताया गया है। आई मेट हैव बीन किडनैप्ड और एंड से कनेक्टेड है, तो टू एंटीसीडेंट एंड से कनेक्टेड हो, ठीक है। एक मैन हो और एक मैन मतलब पर्सन हो और एक एनिमल हो, तो उसके लिए दैट का यूज करेंगे, हु, हुम, विच का यूज नहीं। रूल नंबर 5, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, दोस्त के साथ हु, दैट का यूज करेंगे, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें सेंटेंस में आ रहे हैं तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे हु का भी यूज कर सकते हैं, दैट का भी। लेट्स सी, एवरीवन हु न्यू हिम रिस्पेक्ट हिम, एवरीवन दैट न्यू हिम रिस्पेक्ट हिम, तो हु का भी आप यूज कर सकते हैं, दैट का भी, दोनों में से कोई एक। रूल नंबर 6, दैट इज यूज्ड आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री, नॉट हु, विच, हुम। सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का यूज करते हैं, हु, विच, हुम का नहीं करते हैं। सी द एग्जाम्पल, कृष्णा इज द मोस्ट एक्टिव स्टूडेंट दैट आई न्यू। द मोस्ट क्या? सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे, हु, विच, हुम का नहीं। रूल नंबर 7, ऑल इज यूज्ड फॉर पर्सन, हु, दैट, एंड फॉर थिंग ओनली दैट। अब देखिए जब ऑल का यूज पर्सन के लिए किया जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन हु या दैट का यूज करेंगे, और जब ऑल का यूज किसी वस्तु के लिए किया जाए, क्योंकि ऑल का यूज पर्सन और वस्तु दोनों के लिए कर सकते हैं, तो जब वस्तु के लिए करेंगे तो सिर्फ दैट का यूज करेंगे, लेकिन पर्सन के लिए करेंगे तो यू आर फ्री टू यूज हु और दैट, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ऑल हु आर इंटरेस्टेड टू गो विथ मी कैन गो, ऑल दैट आर इंटरेस्टेड टू गो विथ मी कैन गो, तो हु भी यूज कर सकते हैं, दैट भी, दो ऑप्शन है, दोनों में से जो चाहे यूज करें। ऑल दैट लुक्स ब्यूटीफुल इज नॉट ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे थिंग के लिए ये यूज किया गया है। ब्यूटीफुल या ब्यूटी जो है कोई वस्तु है, न कि लिविंग बीइंग है, तो इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया गया है। ऑल प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन प्लस दैट, अगर ऑल के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके बाद दैट का यूज करेंगे। सी द एग्जाम्पल, ऑल द मनी दैट आई गेव हिम हैज़ टेकन बैक, ठीक है। तो ऑल है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके बाद दैट का यूज करेंगे। ऑल प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन के बाद दैट का यूज करेंगे। तो ऑल के बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो भी दैट का यूज करेंगे, ऑल के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो भी दैट का यूज करेंगे। ऑल द बुक्स दैट आई गेव हर आर ऑफ इंग्लिश, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, उसके साथ दैट। रूल नंबर 8, एवरीथिंग, नथिंग, द, ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नो, नॉट, नन, नो, नोबडी,
मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, इन सब के साथ दैट का यूज करेंगे। हु और विच और हुम का यूज गलत हो जाएगा, सिर्फ आप दैट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, दिस इज द ओनली पेन दैट आई फाउंड। तो द ओनली यहाँ लिखा है, ठीक है, द ओनली के साथ दैट का यूज करेंगे, यानी कि ये सब जो प्रोनाउन है इनके साथ दैट का यूज करना होगा। रूल नंबर 9, द सेम प्लस नाउन प्लस दैट। जब द सेम का यूज हो उसके बाद कोई नाउन हो तो दैट का यूज करेंगे। कब? जब वर्ब क्लियर हो। तो अगर द सेम का यूज हुआ है उसके बाद नाउन का यूज हुआ है और उसके बाद एज का यूज करेंगे, कब? जब वर्ब क्लियर ना हो। तो वर्ब क्लियर हो तो दैट का यूज करेंगे, वर्ब क्लियर ना हो तो एज का यूज करेंगे। सी द एग्जाम्पल, दिस इज द सेम गर्ल दैट आई सा। सा वर्ब है, वर्ब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है तो दैट का यूज हुआ है। दिस इज द सेम ड्रेस एज माइन। यहाँ पे इज क्या है? हिडन है, छुपा हुआ है। ये इज क्लियर नहीं हो रहा है, वर्ब जो है क्लियर नहीं हो रहा है, इसीलिए एज का यूज हुआ है। यहाँ पे वर्ब क्लियर है तो दैट का यूज हुआ है, यहाँ पे वर्ब क्लियर नहीं है तो एज का यूज हुआ है। रूल नंबर 10, इट प्लस वर्ब टू बी प्लस प्रॉपर नाउन। तो जब सेंटेंस में इट का यूज हो और वर्ब टू बी के सेंस का यूज हो और साथ में प्रॉपर नाउन का यूज हो तो हु का यूज कर सकते हैं, हुम का भी यूज कर सकते हैं, दैट का भी यूज कर सकते हैं, बट दैट का यूज बेटर माना जाता है। इट इज सौम्या हु दैट गेव दिस बुक। ठीक है, तो इट इज सौम्या, हु का भी यूज करिए, दैट का भी यूज करिए। बेटर यूज करना है तो दैट का यूज करिए। इट प्लस वर्ब टू बी प्लस अदर नाउन्स के साथ दैट का यूज करेंगे। यहाँ पे आपके साथ ऑप्शन था कि आप हु, दैट, हुम कुछ भी यूज करिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दैट यूज करना है। तो इट इज़ वाटर दैट आई हैव डिमांडेड। ठीक है, तो यहाँ पे इट वर्ब टू बी और अदर नाउन हो तो दैट का यूज करेंगे, प्रॉपर नाउन हो तो दैट का भी यूज कर सकते हैं और हु का भी यूज कर सकते हैं। इट प्लस वर्ब टू बी प्लस प्रोनाउन। तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन है कि दैट और हु दोनों का यूज़ कर सकते हैं, बट दैट का यूज़ यहाँ पे भी बेटर होगा जब प्रोनाउन होगा तो भी। इट इज़ ही दैट हु वेंट देयर। तो इट इज़ ही दैट वेंट देयर, हु वेंट देयर। आप दैट यूज़ करिए चाहे हु यूज़ करिए, बट दैट इज़ बेटर हेयर जब प्रोनाउन हो तो। दैट इज़ नॉट यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन। जस्ट प्रीपोजिशन के बाद दैट का यूज़ नहीं किया जाता है। रूल नंबर 11, बट का भी यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं जिसका मीनिंग जो नहीं, जिसने नहीं का निकलता है, जो नहीं या जिसने नहीं का मीनिंग निकलता है बट का, जब आप रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका यूज़ करते हैं। इन दिस केस बट इज़ यूज्ड आफ्टर निगेटिव वर्ड। तो जब आपको बट रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ करना होगा तो ये निगेटिव वर्ड के बाद यूज़ होगा। सीधे एग्जाम्पल एयर, देयर वॉज नथिंग बट वॉज ब्रेकेबल। ठीक है, तो यहाँ पे नथिंग निगेटिव वर्ड है, इसके बाद बट रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे बट वॉज ब्रेकेबल का मतलब क्या हो जाएगा? विच वॉज नॉट ब्रेकेबल, मतलब देयर वॉज नथिंग विच वॉज नॉट ब्रेकेबल। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो टूट ना सके, नष्ट ना हो सके। तो बट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है और ये निगेटिव वर्ड के बाद आएगा और इसका मीनिंग यहाँ पे बट वॉज ब्रेकेबल का क्या हो जाएगा? विच वॉज नॉट ब्रेकेबल। रूल नंबर 12, व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया जाता है जिसका मीनिंग द थिंग, विच या दैट विच सिंगुलर के सेंस में और प्लूरल के सेंस में द थिंग्स विच या दोज विच का होता है इसका। और ये थिंग जो व्हाट है वो थिंग के लिए यूज़ करते हैं, वस्तु के लिए यूज़ करते हैं, पर्सन के लिए नहीं। व्हाट यू से इज़ ट्रू, जो भी तुमने कहा ट्रू है, वो क्या है? थिंग है, कोई लिविंग बिंग तो है नहीं। तो यहाँ पे व्हाट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है
यू कैन हैव व्हाट यू लाइक, जो आपको पसंद है आप ले सकते हो, मतलब व्हाट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। तो क्या कहा गया है कि व्हाट जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ करेंगे, जिसका मीनिंग अगर सिंगुलर के सेंस में निकालेंगे तो द थिंग विच या दैट विच होगा, और प्लूरल के सेंस में निकालेंगे द थिंग्स विच हो जाएगा और दोज विच हो जाएगा। व्हाट इज़ नॉट यूज्ड फॉर एंटीसीडेंट्स, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किसके लिए होता है, एंटीसीडेंट्स के लिए होता है, नाउन या प्रोनाउन के लिए होता है। अब उस नाउन प्रोनाउन में व्हाट का जो यूज़ है वो थिंग के लिए करेंगे, पर्सन वगैरह के लिए नहीं करेंगे। रूल नंबर 13, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हु, हुम, हुज, विच, दैट के साथ व्हाट के साथ दैट का यूज़ किया जाता है, यानी कि सेंटेंस में जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का यूज़ करना सही होगा, हु और विच का यूज़ करना गलत हो जाएगा। सीधा एग्जाम्पल, हु इज़ हेयर दैट डज नॉट वांट टू लिव। ठीक है, हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ हुआ है, हु और विच का यूज़ नहीं करेंगे। Now the next and last topic in this reference is use of interrogative pronoun. Interrogative pronoun का यूज़ देखेंगे, ये लास्ट टॉपिक है प्रोनाउन में, इसके बाद हम न्यू टॉपिक लेकर आएंगे। Interrogative pronouns are used to ask question, who, whom, whose, which, what। तो interrogative pronouns सबको सिंपली पता है कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो interrogative pronouns होते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। रूल नंबर 1 देख लीजिए, हु जो है सब्जेक्ट होता है, हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुम होता है और पॉजिटिव फॉर्म हुज होता है। हु इज़ यूज टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, अगर आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना हो तो रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज़ करेंगे। हु आर प्लेइंग क्रिकेट, सब्जेक्ट को क्वेश्चन कर रहा है। हुम इज़ यूज टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट, अगर आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है सेंटेंस में तो आप हुम का यूज़ करेंगे। हुम हैज़ ही इन्वाइटेड, यहाँ पे हुम रिलेटिव प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को के लिए क्वेश्चन कर रहा है। हुज इज़ यूज टू फाइंड आउट ऑनर, यहाँ पे हुज जो है ऑनर को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि हुज क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, पॉजिटिव रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हुज इज़ दैट कार, किसकी कार है, यानी कि जिसकी भी कार है वो उस कार का मालिक होगा, तो ऑनर को फाइंड आउट करने के लिए हुज का यूज़ करेंगे बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव फॉर्म। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। रूल नंबर 2, प्रीपोजिशन प्लस होम। देखिए प्रीपोजिशन के बाद जस्ट बाद होम का यूज़ करेंगे, हु का नहीं। लेट्स सी द एग्जांपल, टू होम आर दे टॉकिंग, टू प्रीपोजिशन है, इसके जस्ट बाद होम का यूज़ करेंगे, हु का नहीं। तो टू होम आर दे टॉकिंग, बट हु आर दे टॉकिंग टू भी होता है, यानी कि ऐसे भी सेंटेंस बनता है, लेकिन जब आप हु यूज़ करेंगे तो इसके पहले प्रीपोजिशन नहीं यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन को लास्ट में ले जाकर यूज़ करेंगे। तो टू कहाँ चला गया, लास्ट में, सेंटेंस के एंड में चला गया। हु आर दे टॉकिंग टू, तो हु यूज़ करना है तो प्रीपोजिशन लास्ट में जाएगा, और होम यूज़ करना है तो बिफोर होम प्रीपोजिशन होगा। रूल नंबर 3, विच इज़ यूज टू फाइंड आउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब देखिए विच का यूज किया जाता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, साथ में विच का यूज सिलेक्शन और चॉइस के सेंस में भी करते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल, विच इज़ योर रूम। ठीक है, विच इज़ योर रूम फाइंड आउट किया जा रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट को। विच ऑफ दिस ड्रेस डू यू लाइक, यहाँ पे सिलेक्शन का सेंस निकल के आ रहा है, विच। रूल नंबर 4, व्हाट इज यूज टू फाइंड आउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। व्हाट का यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। व्हाट हैव यू बॉट टुडे, क्या खरीदा आज, तो ये क्या है, फाइंड आउट कर रहा है ऑब्जेक्ट को। व्हाट इज योर नेम, क्या फाइंड आउट कर रहा है सब्जेक्ट को। व्हाट फॉर नॉन लिविंग थिंग, व्हाट का यूज नॉन लिविंग थिंग के लिए भी करते हैं,
व्हाट हैज़ हैपेंड, ये नॉन लिविंग थिंग के रूप में वर्ड का यूज़ किया गया है। कि क्या हुआ, व्हाट हैज़ हैपेंड क्या हुआ, क्या हुआ में जो भी हुआ दैट इज़ नॉन लिविंग थिंग। प्रीपोजिशन इज यूज्ड एट द एंड विथ विच व्हाट। अब देखिए, जब आपको विच और व्हाट के साथ प्रीपोजिशन लगाना है तो आप लास्ट में लगाएंगे। विच बुक आर यू लुकिंग फॉर, लास्ट में प्रीपोजिशन फॉर आ गया। व्हाट ट्रेन विल यू गो बाई,